कल्पना कीजिए एक ऐसे चीन की जहां चारों तरफ बस अफरा तफरी है। साल है 1368, 1368। लगभग एक सदी से कुबलाई खान के वंशजों के नेतृत्व में शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य ने चीन पर लोहे के मुट्ठी से राज किया था। उनका युआन वंश, जो कभी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, अब टूट रहा था। प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और बेलगाम महंगाई ने देश को तबाह कर दिया था। कभी गर्व और स्वतंत्र रहे चीनी लोग अब हैवी टैक्सेसों और अत्याचारी शासन के बोझ तले दबे हुए थे। यह दुखों का समय था, निराशा का समय था। लेकिन इस उथल पुथल की राख से एक नए चीन का उदय होगा, एक ऐसा वंश जो विद्रोह की आग में तपा और एक असाधारण व्यक्ति के विजन से ग्रहा गया। यह था मिंग वंश का उदय। 270 से भी ज्यादा वर्षों का एक ऐसा दौर जो चीन को एक वैश्विक शक्ति, संस्कृति के प्रकाश स्तंभ और नवाचार के केंद्र के रूप में पुनर्जीवित होते हुए देखेगा। हान चीनी द्वारा स्थापित अंतिम महान वंश माना जाने वाला मिंग वंश चीनी इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। यह नाटकीय विरोधाभासों का युग था, शाही वैभव और विनाशकारी युद्धों का, कलात्मक प्रतिभा और सामाजिक अशांति का, समुद्री अन्वेषण और अंदरूनी नीतियों का। मिंग एम्पररों ने निर्दयी संस्थापक झू युआनझांग से लेकर महत्वाकांक्षी योंगल सम्राट तक अपने राष्ट्र के भाग्य को गढ़ा। स्थापत्य चमत्कारों, सांस्कृतिक उपलब्धियों और जीत और असफलताओं की एक जटिल टेपेस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए यह है मिंग वंश की कहानी, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा और चीन की अदम्य भावना की कहानी। मिंग डायनेस्टी की कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक झू युआनझांग से। एक गरीब किसान परिवार में जन्मे झू युआनझांग का बचपन बहुत कठिनाइयों भरा था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने के बाद वो जिंदा रहने के लिए एक बौद्ध मठ में शामिल हो गए। जैसे ही युआन डायनेस्टी कमजोर हुई, पूरे चीन में विद्रोह होने लगे। झू रेड टर्बन्स में शामिल हो गए और अपनी लीडरशिप से जल्दी ही आगे बढ़ाते गए। उनकी सेना ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया और मंगोलों को चीन से बाहर खदेड़ दिया। 1362 में झू ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और मिंग डायनेस्टी की स्थापना की। ये जो मिंग डायनेस्टी है ना, इसका मतलब ब्रिलियंट होता है। और ये युआन डायनेस्टी के खंडहरों और पीस और प्रॉस्पेरिटी की एस्पिरेशन रखने वाले नेशन की उम्मीदों पर बनी थी। झू युआनझांग, जो अब होंगवू एम्परर बन चुके थे, उनके सामने एक शैटर्ड एम्पायर को फिर से बनाने और डेकेड्स की टर्मोइल के वाउंड्स को हील करने का डॉन्टिंग टास्क था। वो मैंडेट ऑफ हेवन को अच्छी तरह से समझते थे। ये एक एंशिएंट चाइनीज बिलीफ था जिसमें ये माना जाता था कि एम्परर्स को रूल करने का राइट डिवाइन अप्रूवल से डिराइव होता है और अगर वो जस्टली और इफेक्टिवली गवर्न नहीं कर पाते तो ये मैंडेट उनसे रिवोक भी हो सकता है। अपनी डायनेस्टी की लेजिटिमेसी को सिक्योर करने और युआन डायनेस्टी के फेट को रिपीट होने से बचाने के लिए होंगवू ने एम्बिशियस रिफॉर्म्स की एक सीरीज शुरू की। होंगवू का रेन प्रैग्मेटिज्म और रूथलेसनेस का ब्लेंड था। वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और लॉयल ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने पावर को सेंट्रलाइज किया, पोटेंशियल राइवल्स को एलिमिनेट किया और अपनी अथॉरिटी को कंसोलिडेट किया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू की, वेल्थी लैंड ओनर्स और मंगोल कोलैबोरेटर्स से कॉन्फिस्केटेड जमीन को इम्पॉवरिश्ड पेजेंट्स में रिडिस्ट्रीब्यूट किया। इससे न केवल पेजेंट्री को शांति मिली बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी बूस्ट मिला, जो मिंग इकोनॉमी का कॉर्नरस्टोन था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काफी इन्वेस्ट किया, कैनल्स, रोड्स और इरिगेशन सिस्टम्स को रिपेयर कराया, जो युआन के अंदर डिसरिपेयर में चले गए थे। इन मेजर्स का पर्पस कन्फ्यूशनिज्म और ट्रेडिशनल चाइनीज वैल्यूज को रिवाइव करने की उनकी एफर्ट्स के साथ स्टेबिलिटी को रिस्टोर करना, गवर्नमेंट में ट्रस्ट को रीबिल्ड करना और मिंग डायनेस्टी के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी का एरा लाना था। कठिनाइयों से गुजरे हुए होंगवू ने चीन पर अटूट दृढ़ता से राज किया। वो जानते थे कि एक स्थायी राजवंश के लिए बुद्धिमान शासन और लोगों का समर्थन जरूरी है। एक केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित करते हुए उन्होंने कठोर सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से अधिकारियों का चयन किया। होंगवू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, किसानों को बीज और पशुधन वितरित किए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कपास और शकरकंद जैसी नई फसलों को प्रोत्साहित किया। कन्फ्यूशनिज्म को पुनर्जीवित करते हुए उन्होंने पुत्रीय धर्मनिष्ठा और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा दिया। फिर भी उनके रूलकाल का एक स्याह पक्ष भी था, जो पैरानोया और निरंकुश शासन द्वारा चिह्नित था। जासूसों का एक जाल स्थापित करते हुए उन्होंने सत्ता को मजबूत करने के लिए डिसलॉयल अधिकारियों का सफाया कर दिया। भाग 2,
बगावत का साया, एक राजा का शक। जैसे जैसे होंगवू का राज बढ़ता गया, बगावत का उनका डर बहुत ज्यादा शक में बदल गया। उन्हें हर जगह दुश्मन दिखाई देते थे, कोर्टियों की फुसफुसाहट में, सेनापतियों की महत्वाकांक्षाओं में। इस शक ने कई सारे लोगों को सत्ता से हटा दिया। कोई भी सुरक्षित नहीं था, उनके सबसे करीबी सलाहकार भी नहीं। एक बहुत ही बदनाम वाकया था खाली प्लॉट का मामला, जहां एक नाराज अधिकारी ने बादशाह को बुरा भला कहते हुए एक लकड़ी की पट्टी दफना दी थी। होंगवू ने इसका इस्तेमाल करके हजारों लोगों को मरवा डाला। होंगवू का शक महल की दीवारों से भी परे था। उन्होंने रईसों के खिताब छीन लिए और उनकी जमीनें भी छीन ली। इन चीजों से लोगों में शक पैदा हुआ और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। होंगवू ने मिंग डायनेस्टी की समृद्धि की नींव रखी, लेकिन उनके आखिरी साल बहुत ही जालिम और खूनी थे। नानजिंग का उदय। होंगवू ने नानजिंग को मिंग डायनेस्टी की राजधानी बनाया, जो एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक चुनाव था। यांगजे नदी के किनारे स्थित इसने महत्वपूर्ण जलमार्गों और व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। होंगवू ने नानजिंग को एक शानदार महल परिसर के साथ एक हलचल भरे महानगर में बदल दिया। राजधानी की रक्षा और ताकत दिखाने के लिए विशाल शहर की दीवारें बनाई गई थीं। नानजिंग वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। होंगवू के अधीन नानजिंग ने मिंग डायनेस्टी की शुरुआती उपलब्धियों का प्रतीक था। साम्राज्य की हिफाजत, द ग्रेट वॉल का विस्तार। नानजिंग मिंग शक्ति का प्रतीक था, लेकिन होंगवू जानते थे कि असली सुरक्षा उत्तर में है। उनकी रक्षा रणनीति में द ग्रेट वॉल केंद्रीय बन गया। उन्होंने घुमंतु घुसपैठ को रोकने के लिए इसे मजबूत किया। कठोर परिस्थितियों को सहते हुए हजारों लोगों ने कड़ी मेहनत की। दीवार मिंग शक्ति और रिजॉल्व का प्रतीक थी। इसने सुरक्षा प्रदान की, जिससे समुदाय फलते फूलते रहे। भाग 5, समृद्धि का एक नया युग, कृषि और व्यापार। होंगवू के रूल काल ने आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी भूमि सर्वेक्षण लागू किया गया था। इसने प्रभावी कर मूल्यांकन और भूमि पुनर्वितरण की अनुमति दी। नई कृषि तकनीकों और फसलों को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार ने भी साम्राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रांड कैनाल को पुनर्जीवित किया गया था। तटीय शहर और बंदरगाह समुद्री व्यापार के केंद्र बन गए। सेक्शन 1, द योंगले एम्परर, अ विजन ऑफ ग्रैंडर। साल 1402 है। मिंग डायनेस्टी अभी नई थी कि पावर में बहुत बड़ा बदलाव आया। होंगवू, जो कि फाउंडर थे, उनका देहांत हो गया था और उनके बाद उनके ग्रैंडसन झू युनवेन, जो कि जानवेन एम्परर के नाम से जाने जाते हैं, वो राजा बने। लेकिन जानवेन ने अपने अंकल्स की पावर कम करने की कोशिश करी और उनकी राजा गद्दी जल्दी ही चली गई। उनके अंकल झूडी, जो कि प्रिंस ऑफ यान थे, वो एक अच्छे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और एम्बिशियस लीडर थे। उन्होंने अपने नेफ्यू के राजा होने पर सवाल उठाए और 3 साल तक चले एक सिविल वॉर की शुरुआत करी। इस खूनी लड़ाई को जीतकर झूडी ने राजा गद्दी हासिल कर ली और योंगले नाम रखा, जिसका मतलब होता है हमेशा की खुशी। लेकिन उनका ये पावर का रास्ता उनके ही परिवार के खून से बना था, जिसकी वजह से उनके राजा बनने के शुरुआती साल भी ठीक नहीं गए। अपनी पावर को मजबूत करने के लिए और खुद को सही राजा साबित करने के लिए योंगले ने जानवेन के राजा होने के सारे रिकॉर्ड्स मिटवा दिए, ताकि कोई उनका विरोध ना कर सके और हिस्ट्री में वही सही राजा लिखे जाए। इस मुश्किल शुरुआत के बावजूद योंगल का समय बहुत बढ़िया रहा। इस समय में बहुत तरक्की हुई, नई कल्चर का जन्म हुआ और समुद्र के रास्ते नई जगहों की खोज हुई, जिससे मिंग डायनेस्टी और भी ताकतवर और मशहूर बना। योंगल बहुत एम्बिशियस और विजनरी थे। वो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपना दबदबा चाइना के बाहर भी बढ़ाना चाहते थे। उनका सपना था कि चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने और दूर दूर तक के देश उसका लिहाज करें और उसकी प्रशंसा करें। यह है फॉरबिडन सिटी, शक्ति का एक स्थायी प्रतीक। सम्राट योंगल ने मिंग राजधानी को नानजिंग से बीजिंग स्थानांतरित कर दिया, जो उत्तर में उनका शक्ति का आधार था। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा की रक्षा करना और शक्ति का प्रदर्शन करना था।
नई राजधानी के लिए एक भव्य शाही महल की आवश्यकता थी जो मिंग अधिकार को दर्शाता हो। इस प्रकार फॉरबिडन सिटी का निर्माण शुरू हुआ, जो एक स्थापत्य चमत्कार था। सैकड़ों हजारों मजदूरों और कारीगरों ने एक दशक से अधिक समय तक काम किया। उन्होंने विशाल भूमि को दीवारों और एक खाई से घिरे एक विशाल महल परिसर में बदल दिया। फॉरबिडन सिटी अपने जटिल लेआउट और भव्य हॉल के साथ सिर्फ एक निवास से कहीं अधिक था। यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत था जिसे ब्रह्मांड विज्ञान और फेंग शुई सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसका नाम इसकी विशिष्टता और सम्राट के पूर्ण अधिकार को रेखांकित करता है। द मिंग रेनेसांस। योंगले का राज चाइनीज आर्ट्स एंड कल्चर का एक गोल्डन एज था, जिसे अक्सर मिंग रेनेसांस कहा जाता है। योंगले, जो आर्ट्स का एक पत्रोन था, उसने स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया। उसने एक वाइब्रेंट कल्चरल सीन को बढ़ावा दिया और अपने कोर्ट में सबसे तेज दिमाग वालों को अट्रैक्ट किया। उनका एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था योंगले एनसाइक्लोपीडिया का कंपिलेशन। हजारों स्क्राइब्स ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट को बहुत ध्यान से कॉपी और एडिट किया। इसके रिजल्ट में बनी एनसाइक्लोपीडिया मिंग डायनास्टी की इंटेलेक्चुअल ब्रेड्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स का एक टेस्टमेंट थी। भाग 4, दीवार के पार, सैन्य अभियान और सहायक राज्य। योंगले ने संस्कृति और कला में निवेश किया, लेकिन सैन्य शक्ति को कभी नहीं छोड़ा। साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने और शक्ति प्रदर्शन के लिए एक शक्तिशाली सेना आवश्यक थी। योंगले ने स्वर्ग के पुत्र के रूप में अपने अधिकार को मजबूत करते हुए एक्सपेडिशनों का नेतृत्व किया। मंगोलों के खिलाफ उनके महत्वपूर्ण एक्सपेडिशनों ने उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। इन एक्सपेडिशनों ने सीमाओं को उत्तर की ओर आगे बढ़ाया और मंगोल खतरे को समाप्त कर दिया। योंगले ने पूर्वी एशिया में मिंग प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की, जिससे सम्मान और श्रद्धांजलि प्राप्त हो। दूतों को कोरिया, जापान और वियतनाम भेजा गया, मान्यता और श्रद्धांजलि की मांग के लिए। इस प्रणाली ने मिंग प्रतिष्ठा को बढ़ाया और मूल्यवान व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। सेक्शन 1, पोर्सलिन, अ लेगेसी इन ब्लू एंड व्हाइट। मिंग डायनेस्टी सिर्फ एम्परर्स और आर्मीज के बारे में नहीं थी। यह टाइम एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्टिक ब्रिलियंस का था, और यह बात कहीं ज्यादा क्लियर होती है तो वो है उस टाइम पे बेन एक्सक्विजिट पोर्सलिन में। मिंग पोर्सलिन अपनी एलिगेंट फॉर्म्स, वाइब्रेंट ग्लेजेस और इंट्रिकेट डिजाइन्स के साथ चाइनीज क्राफ्ट्समैनशिप का एक सिंबल और दुनिया भर में एक कवेटेड कमोडिटी बन गया। मिंग पीरियड के सबसे आइकॉनिक इनोवेशंस में से एक था ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन का डेवलपमेंट। पर्शिया से इंपोर्टेड कोबाल्ट का यूज करके मिंग आर्टिजान्स ने ग्लेज के नीचे कोबाल्ट पिगमेंट अप्लाई करने की टेक्निक को परफेक्ट किया, जिससे एक स्ट्राइकिंग ब्लू डेकोरेशन मिलता था जो आंखों को मोहित कर लेता था। ब्लू एंड व्हाइट पैलेट मिंग पोर्सलिन का सिनोनिम बन गया। डेलिकेट टी कप्स से लेकर मैसिव बेसिस तक हर तारा की चीजों को सजाते हुए ये पीसेस अक्सर नेचर, मिथोलॉजी और लिटरेचर से इंस्पायर्ड इंट्रिकेट डिजाइन से सजाए जाते थे, जो मिंग क्राफ्ट्समैन की आर्टिस्टिक स्किल और इमेजिनेशन को शोकेस करते थे। जिंगदेझन में इंपीरियल किल्स एम्परर के पैट्रोनेज और डिमांड से फ्यूल्ड पोर्सलिन प्रोडक्शन का एपिसेंटर बन गए। यहाँ स्किल्ड आर्टिजन्स ने न्यू टेक्निक्स, ग्लेजेस और डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, सेरेमिक आर्ट की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। मिंग पोर्सलिन की फेम चाइना की बॉर्डर्स के बाहर तक फैली, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंची। ये एक्सक्विजिट ऑब्जेक्ट्स मैरीटाइम सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए गए, हाईली सॉट आफ्टर ट्रेजर्स बन गए। रूलर्स की टेबल्स और कॉनसर्स के कलेक्शंस की शान बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में। मिंग राजवंश के समय साहित्य में बहार आई। उपन्यास, नाटक और कविता उस जमाने की गतिशीलता और बदलते समाज को दर्शाते थे। साधारण भाषा में लिखा गया साहित्य जो लोग बोलते थे, उसे बहुत प्रसिद्धि मिली। इसने नए विचार प्रस्तुत किए और ज्यादा लोगों तक पहुंच बने। मिंग साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है वाटर मार्जिन। ये एक विशाल महाकाव्य है जो एक 108 डाकुओं की कहानी कहता है जो एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। यह क्लासिक उपन्यास, जिसे श्री नायन ने लिखा था, भाईचारे, वफादारी और सामाजिक न्याय के विषयों के साथ पाठकों की कल्पना को मोहित कर लिया। मिंग कल्पना की एक और उत्कृष्ट कृति जर्नी टू द वेस्ट है।
ये एक काल्पनिक साहसिक कहानी है जो बौद्ध भिक्षु हुएनसांग की पवित्र ग्रंथों की तलाश में भारत की तीर्थ यात्रा पर आधारित है। वु चेंगेन द्वारा लिखा गया यह उपन्यास अपने रंगीन पात्रों, पौराणिक जीवों और मनोरंजक प्रसंगों के साथ पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मिंग नाटक भी फले फूले नाटककारों ने ऐतिहासिक घटनाओं और रोमांटिक कॉमेडी से लेकर सामाजिक व्यंग्य और दार्शनिक चिंतन तक कई तरह के विषयों की खोज की। अक्सर खुले में किए जाने वाले प्रदर्शनों ने विविध दर्शकों को आकर्षित किया, मनोरंजन प्रदान किया और सामाजिक टिप्पणी के लिए एक मंच प्रदान किया। चीनी साहित्यिक परंपरा की आधारशिला कविता मिंग राजवंश के दौरान फलती फूलती रही। कवियों ने नए रूपों और शैलियों के साथ प्रयोग किए, प्रकृति, प्रेम और मानवीय स्थिति से प्रेरणा ले। उनके काम संकलनों में एकत्र किए गए और व्यापक रूप से प्रसारित हुए उस युग की बौद्धिक और भावनात्मक धाराओं को दर्शाते हैं। मिंग डायनेस्टी में प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, जिसका चाइनीज सोसाइटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। अर्लियर इनोवेशंस के बेस पे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग के डेवलपमेंट ने बुक्स के मोर एफिशिएंटली और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना पॉसिबल बना दिया, जिससे नॉलेज और आइडियाज का वाइडली डिसेमिनेशन हुआ। प्रिंटिंग वर्कशॉप्स बड़े बड़े सिटीज में खुलने लगे, जहां कन्फ्यूशन क्लासिक्स और हिस्टोरिकल टेक्स्ट से लेकर मेडिकल ट्रीटिसेस, एग्रीकल्चरल मैनुअल्स और फेमस नॉवेल्स तक तरह तरह के मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जाते थे। बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने से लिटरेसी में भी बढ़ोतरी हुई, खासकर मर्चेंट क्लास और अर्बन ड्वेलर्स में। लिटरेसी के स्प्रेड होने के चाइनीज सोसाइटी पर बहुत दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इससे कॉमर्स को कोलायता हुई, क्योंकि मर्चेंट्स बेटर रिकॉर्ड्स रख सकते थे और मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते थे। इसने एक मोर इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड सिटीजनरी के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया, क्योंकि लोगों को वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव्स तक एक्सेस मिला। मिंग गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग की पावर को पहचाना और इसका यूज ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, लीगल कोड्स और एजुकेशनल मटेरियल्स को डिसेमिनेट करने के लिए किया। प्रिंटेड मटेरियल्स के वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन में वास्ट साइज और रीजनल डाइवर्सिटी के बावजूद एम्पायर को कल्चरली और लिंग्विस्टिकली यूनिफाई करने में हेल्प की। मिंग डायनेस्टी के प्रिंटिंग रेवोल्यूशन ने न केवल चाइनीज सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि वर्ल्ड पर भी इसका लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। चाइना आने वाले यूरोपियन विजिटर्स चाइनीज प्रिंटिंग टेक्निक्स की सोफिस्टिकेशन को देखकर दंग रह गए, जिसने बाद में वेस्ट में प्रिंटिंग के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। देखिए, ये मिंग डायनेस्टी थोड़ा ट्रेडिशंस को मानता था, लेकिन यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी नयापन आया। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर और मेडिसिन सब में तरक्की हुई। एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस की और इंस्ट्रूमेंट्स को और अच्छा बनाया। मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री आगे बढ़े। एग्रीकल्चर में नई क्रॉप्स और टेक्निक्स आईं। मेडिकल नॉलेज बढ़ा, नए ट्रीटमेंट्स और फार्माकोपोयस के साथ। पंद्रहवीं शताब्दी के शुरुआत में समुद्री इतिहास में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एडमिरल जेंग हे के नेतृत्व में चीनी ट्रेजर फ्लीट का सफर। योंगल सम्राट द्वारा शुरू किया गया यह महत्वाकांक्षी अभियान हिंद महासागर में चीनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने, दूर देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने और विदेशी सामान और श्रद्धांजलि को मिंग दरबार में लाने के लिए किया। ट्रेजर फ्लीट केवल शिपों का एक समूह नहीं था, यह एक तैरता हुआ शहर था जो मिंग राजवंश के जहाज निर्माण कौशल और सामरिक क्षमताओं का प्रमाण था। इस बेड़े में विभिन्न आकार और कार्यों के सैकड़ों जहाज शामिल थे, जिनमें विशाल खजाना जहाज भी शामिल थे, जो अब तक बनाए गए सबसे बड़े लकड़ी के जहाजों में से कुछ थे, जिन्हें युद्धपोतों, आपूर्ति जहाजों और पानी के टैंकरों के साथ साथ भारी मात्रा में सामान ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस समुद्री चमत्कार के शीर्ष पर झेंग हे थे, जो एक मुस्लिम किन्नर थे, जो रैंकों के माध्यम से योंगल सम्राट के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गए थे। एक कुशल नाविक, राजनयिक और सैन्य रणनीतिकार जेंग हे के पास इस अभूतपूर्व अभियान का नेतृत्व करने का अनुभव और करिश्मा था। ट्रेजर फ्लीट 1405 और 1433 के बीच 7 महाकाव्य यात्राओं पर निकला, हिंद महासागर के विशाल विस्तार को पार करते हुए अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचा। ये जो ट्रेजर फ्लीट के वॉयजेस थे, ये 30 से ज्यादा देशों और सिटी स्टेट्स में गए।
इसमें साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अरेबियन पेनिनसुला और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक शामिल थे। जेंग हे और उनके क्रू ने अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का अनुभव किया। उन्होंने रास्ते में आने वाले रूलर्स और मर्चेंट्स के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए और ट्रेड रिलेशंस स्थापित किए। साउथ ईस्ट एशिया में फ्लीट ने चांपा, जावा, मलाका और सायाम के किंगडम्स को विजिट किया। उन्होंने गिफ्ट्स का एक्सचेंज किया, ट्रेड एग्रीमेंट सिक्योर किए और रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन किया। बे ऑफ बंगाल के पार पश्चिम की ओर सेलिंग करते हुए फ्लीट इंडिया के मलाबार कोस्ट पहुंचे, जो स्पाइस ट्रेड का सेंटर और कल्चरल एक्सचेंज का हब था। झेंग हे ने कैलिकट और कोचीन के रूलर्स के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित किए, जिससे स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स के ट्रेड को सुविधा मिली। आगे पश्चिम में फ्लीट ने अरेबियन सी को पार करते हुए हॉर्मूज, एडन और मेका के पोर्ट्स तक का सफर तय किया, जो इस्लामिक ट्रेड और पिलग्रिमेज के महत्वपूर्ण केंद्र थे। झेंग हे की मुस्लिम रूलर्स और मर्चेंट्स के साथ इंटरैक्शंस ने कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया और इस्लामिक वर्ल्ड में चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। फ्लीट का सबसे दूर का डेस्टिनेशन अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट था, जहां उन्होंने मोगादिशु, मलिंडी और मोम्बासा के स्वाहिली सिटी स्टेट्स का दौरा किया, लोकल रूलर्स के साथ गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया और ट्रेड लिंक्स स्थापित किए जो दशकों तक चले। ये जो ट्रेजर फ्लीट के वॉयजेस थे ना, ये मिंग डायनेस्टी की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा थे। इनका मकसद था कि आसपास के और दूर देशों के साथ एक ट्रिब्यूटरी सिस्टम बनाया जाए। झेंग हे अपने साथ फॉरेन रूलर्स के लिए बहुत ही शानदार तोहफे लेकर जाते थे। ये दिखाता था कि मिंग डायनेस्टी कितनी अमीर और दयालु है। इसके बदले में फॉरेन रूलर्स मिंग एम्परर को अपना ओवरलॉर्ड मानते थे, उन्हें ट्रिब्यूट देते थे और उनकी वफादारी का वादा करते थे। इस सिस्टम से मिंग डायनेस्टी की प्रतिष्ठा बढ़ रही, ट्रेड रूट सुरक्षित हुए और उनके बॉर्डर्स के आसपास एक बफर जोन बन गया। झेंग ही के डिप्लोमेटिक स्किल्स इन रिश्तों को बनाने में बहुत काम आए। उन्होंने सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए और उनका विश्वास जीता। झेंग हे की सफलताओं के बावजूद ट्रेजर फ्लीट के दिन अब गिने चुने थे। 1624 में योंगल सम्राट की मृत्यु के बाद मिंग दरबार ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। महंगे समुद्री यात्राओं का विरोध करने वाले रूढ़िवादी अधिकारियों का प्रभाव बढ़ गया। नए सम्राट होंगशी ने सन रिसोर्सेसों का संरक्षण करने और घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सपेडिशनों को रोक दिया। इसने मिंग नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे समुद्री अन्वेषण का युग समाप्त हो गया। ट्रेजर फ्लीट द्वारा छोड़े गए शून्य को अंततः यूरोपीय शक्तियों ने भर दिया, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया। मिंग राजवंश अपनी शुरुआती चमक दमक के बावजूद आंतरिक दबावों का सामना कर रहा था। नौकरशाही में भ्रष्टाचार ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के योग्यतावादी आदर्शों को नष्ट कर दिया। पक्षपात और रिश्वत आम बात हो गई, जिससे अक्षमता और खराब शासन आया। अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे और स्थानीय शिकायतों की अनदेखी की, जिससे सार्वजनिक कार्य ढह गए और आक्रोश बियर आच गया। सम्राट वास्तविकता से अलग हो गए, जिससे भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया। मिंग डायनेस्टी का इकोनॉमी अंदर और बाहर के प्रेशर से कमजोर होने लगा। अमेरिकस से सिल्वर के आने से इन्फ्लेशन और अस्थिरता बढ़ गई। प्राकृतिक आपदाओं से भयंकर अकाल पड़ा और लाखों लोग बेघर हो गए। आर्थिक स्थिति और खराब होने से और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण किसानों पर भारी कर का बोझ पड़ा और सामाजिक अशांति बढ़ती गई। डकैती और विद्रोह ने मिंग शासन को चुनौती दी, जिससे उनके साधन खत्म होते गए और समस्याएं और बाराच गईं। मिंग राजवंश के लिए मंचुओं का उदय एक नया खतरा बनकर उभरा। नूरहाची के नेतृत्व में मंचुओं ने मिंग कमजोरियों का फायदा उठाया और विनाशकारी हमले किए। आंतरिक मुद्दों में उलझी मिंग सरकार को मंचुओं से बचाव करने में भारी परेशानी हुई। खराब ढंग से सुसज्जित और नेतृत्व वाली सेनाओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे मंचुओं का हौसला और बढ़ गया। उत्तरी सीमा की रक्षा करने की आवश्यकता ने मिंग खजाने पर प्रेशर डाला, जिससे सामाजिक अशांति फैली।
17वीं सदी के मध्य तक मिंग राजवंश खत्म होने की कगार पर था। अंदरूनी रिबेलियंसों और मांचू खतरे ने उसकी रक्षा कमजोर कर दी थी। 1644 में रिबेलियंसी नेताली जिचेंग ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और एक घातक प्रहार किया। अंतिम मिंग सम्राट चोंगझेन ने खुद को फांसी लगा ली, जिससे राजवंश का अंत हो गया। मांचू ने किंग राजवंश की स्थापना की और विरोध का सामना करते हुए नियंत्रण स्थापित किया। सन 1644 ने चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। मिंग राजवंश का पतन हुआ और क्विंग राजवंश का युदय। अपनी कमियों के बावजूद मिंग ने चीन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने देशी संस्कृति का पुनरुत्थान, आर्थिक विकास और कलात्मक नवाचार देखा। मिंग का प्रभाव आज भी चीन की पहचान को आकार देता है। मिंग राजवंश का प्रभाव पूरे चीनी समाज में फैल गया। इसने शिक्षा, योग्यता और कन्फ्यूशियस के मूल्यों को और मजबूत किया। मानक मंदारिन चीनी ने भाषा और सांस्कृतिक पहचान को एकीकृत किया। नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसी मिंग कला आज भी दुनिया भर में बेशकीमती है। मिंग साहित्य आज भी मानवीय स्थिति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मिंग डायनेस्टी का असर चाइना से भी बाहर तक फैला था। जेंग हे के वॉयजेस ने इंडियन ओशन की दुनिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। मिंग विरासत ने चाइना के प्रति यूरोपियन विचारों को आकार दिया, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। आज फॉरबिडन सिटी और ग्रेट वॉल मिंग महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। मिंग डायनेस्टी द्वारा अपनी सीमाओं की रक्षा के प्रयास हमें इतिहास में साम्राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की याद दिलाते हैं। किसी भी राजवंश की तरह मिंग राजवंश की कहानी भी जीत और हार, नएपन और रुकावट, महत्वाकांक्षा और अंततः पतन के धागों से बनी एक जटिल कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे समय के लिए बहुमूल्य सबक देती है। हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी इतिहास की ताकतों से अछूते नहीं है, कि नएपन और अनुकूलन बचे रहने के लिए जरूरी है, और यह कि लोगों की जरूरतों को अनदेखा करने के भयानक परिणाम हो सकते हैं। मिंग राजवंश का उत्थान और पतन हमें याद दिलाता है कि शक्ति, चाहे वह कितनी भी ज्यादा क्यों न लगे, कभी भी स्थायी नहीं होती है। यह आत्मसंतुष्टि के खतरों पर प्रकाश डालता है, भ्रष्टाचार और अक्षमता को जड़ जमाने देने के और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में विफल रहने के। मिंग राजवंश का भाग्य एक सावधानी भरी कहानी के रूप में कार्य करता है, एक याद दिलाता है कि सबसे शानदार सभ्यताएं भी ढह सकती हैं अगर वे अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर करने और बदलते दुनिया की चुनौतियों के अनुकूल होने में विफल रहती हैं। फिर भी मिंग राजवंश की विरासत केवल सावधानी की नहीं, बल्कि प्रेरणा की भी है। ये हमें मानवीय प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाता है, कला और संस्कृति की स्थायी अपील की, और विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के बीच संबंध और आदान प्रदान के महत्व की। मिंग राजवंश की कहानी अंततः मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है, नएपन के लिए हमारी क्षमता का, और विचारों, कला और संस्कृति की स्थायी विरासत का, जो समय और स्थान से परे